डॉक्टर साहब, हुकूमत ने पहले 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की और अब 5 लाख मैट्रिक टन दरामद करी है। इस पॉलिसी की वजह से उसको काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। करप्शन, करप्ट माफिया। जी। और ये शुगर के किन की हैं शुगर मिल्स? मतलब आम आदमी तो चीनी खरीद नहीं सकता, तो ये लाइसेंस कैसे, किन किन के पास लाइसेंसेस हैं शुगर के? कोई शुगर का कारखाना लगा सकता है? कोई आम आदमी कहे कि मैंने शुगर का कारखाना लगाना है? तो ये कौन से लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं इस मुल्क में? तो वो आपको पता चल जाएगा। जिनकी शुगर मिल्स हैं तो वही इस धंधे में इन्वॉल्व हैं बरसों बरस से, और उन अरब खरब रुपया जो है वो मुल्क से लूट के ले गए अवाम का। ये माफिया है ना, कार्टेल है। लैंड माफिया, शुगर माफिया, इसमें आप मिलाते चले जाएं कि गंदम माफिया निकलाती है, कभी हर जगह आपको माफिया मिलेगी, कार्टेल मिलेगा, और आपस में इंटरलिंक्ड है। और मैं ये देखिए, लाइसेंस से मेरी बात समझ में आई। आप हैरान होंगे इस बात पे कि पाकिस्तान जो है, हम कोई अमेरिका में तो चलें, आप कहते हैं कि जी वो उनके एक आइन के अंदर एक इशू है। ये पाकिस्तान में कई दफ़ा मैंने पहले भी बात की, लेकिन फिर मैंने करना इसलिए छोड़ दी कि कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने इस बात को शायद ध्यान नहीं दिया। आपको तो ममनुआ बोर के असलहे के लाइसेंस कैसे इशू करवा लेते हैं लोग? यानी या तो कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स हों, या ये है कि पुलिस हो, सिक्योरिटी अदारे हों, उनके पास तो समझ में आता है आपको। ममनुआ बोर के, अच्छा उसके साथ लिखा होता है ममनुआ बोर के लाइसेंस जो हैं, एक लाइन लगी होती है। आप ज़रा ये बासर शख्सियात की लाइसेंस की, और उनके कहने पर लाइसेंस इशू कैसे? और फिर उसका नतीजा ये होता है कि शादी ब्याह के मौके पे या किसी और कोई तकरीब हो रही है, या कोई जश्न मना रहे हैं, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, आपको लोग उसमें हवाई फायरिंग करते नज़र आ रहे हैं। यानी ये एक अजब सिलसिला है कि उसमें हवाई फायरिंग हो रही होती है, और उसमें कभी किसी बच्चे को गोली लग जाती है, किसी और को गोली लग जाती है। आप ये नौजवान नस्ल को यहाँ पे, या हम कहते हैं कि जी ये बाहर ये जो मोटरसाइकिल सही तरह से चलाएं, ये ना करें, वो ना करें, मगर वही बच्चे जो हैं वो जाके देखते हैं कि फिर ये जगह जगह आइस बिक रही है। ठीक है, नशावर अद्विया पूरे मुल्क के अंदर जो है एक जाल बिछा हुआ है, पता नहीं कितने, कोई 30 या उससे ज़्यादा तालीमी बोर्ड्स हैं। वो हर एक बोर्ड अपनी तालीम, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, करिकुलम आउटडेटेड है आपका, और बच्चे जो हैं उनको स्किल सेट उनके पास, उनको कोई समझा नहीं रहा कि आगे क्या किस तरह। तो एक पूरा एक रॉटन सिस्टम है, ठीक है ना, जिसको जहाँ से आप देखें तो आप कहें कि यार ये जो है ये किस तरह से इसको ठीक करना है। और जहाँ पर आपने सफारती महाज पे भरपूर कामयाबियाँ आप हासिल करते हैं, आप सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर कामयाबी हासिल करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी और आपके डिफेंस के मामलात भी। वहाँ पर आपको जो ये इंटरनल क्यास है, और जो मतलब देखें, कोई जंग हुई तो पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये कोई इसमें से कोई बाकी आगे भी तो कोई चीज़ चले ना, मतलब उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में भी तो कोई बिजली के बिल, गैस के बिल, और चीनी की कीमतें। और पहले होता था यहाँ पे कि वो जनाब लोगों ने कीमतें लगाई होती थी चीज़ों की, और बड़ी सख्ती से। फूड इंस्पेक्टर का बड़े ईमानदार ऑफिसर अभी भी यकीनन होंगे, लेकिन जब एक पूरा एलीट कैप्चर हुआ है तो उसमें कौन किससे बात करेगा कि भाई चीनी किसने मंगवाई है? तो चीनी किसी ने नहीं आपकी रूलिंग एलीट इस वक्त जो है, उनकी शुगर मिल्स हैं, तो वो कौन बात करेगा इस वक्त? तो देखें अब इस पर क्या तबसरा किया जाए। मतलब किन को फ़ायदा हो रहा है भाई? शुगर का फ़ायदा किन को हो रहा है? मतलब किन की शुगर मिल जाए उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें कौन सी इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अच्छा, अब ज़रा ये तो इंटरनल टर्मोइल, जब बाहर की जंगें और सिक्योरिटी के इश्यूज और ये सारी आपने दहशत गर्दी और ये सारा कर, जब तक इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशत गर्दों को नहीं पकड़ेंगे आप, ये सोशल अनरेस्ट नहीं ख़त्म होगा। सबको सरपरस्ती हासिल है इन लोगों की जो मुझसे सिंसियर नहीं है, जो भी है।
अच्छा, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट इशू है, पिछले 24 घंटों में बड़ी अजीब खबरें आई हैं और बड़ी ख़तरनाक मामला डेवलप हुए हैं। एक तो ये कि नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात और उससे पहले बड़ी लंबी उनके साथ नशिस्त हुई मार्को रूबियो की नेतन्याहू के साथ। अच्छा, वो जो नेतन्याहू के साथ मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा भी हैं और वो NSA भी हैं, वो भी कोई 2 घंटे से कम नहीं थी मुलाकात, और वो भी अलग थी। अच्छा, फिर स्टीव विटकोफ से मुलाकात हुई, मतलब वाइट हाउस में बहुत टाइम गुजारा है नेतन्याहू ने, बहुत टाइम, उसका भी दौरानिया कोई 2 घंटे। अच्छा, उसमें नेतन्याहू की जो मार्को रूबियो से मुलाकात है वो अलग है, जो स्टीव विटकोफ से हो रही है वो अलग है बिल्कुल। स्टीव विटकोफ के साथ भी कोई 2 घंटे के करीब मुलाकात हुई, और उसके बाद इन दोनों शख्सियत से मुलाकात के बाद फिर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिनर किया। ये व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में हुआ। अच्छा, व्हाइट हाउस में वो तो एक तो ओवल ऑफिस है ना, जहाँ पर प्रेसिडेंट खुद मौजूद होते हैं, फिर एक ब्लू रूम है उनका। ब्लू रूम जो है उसकी भी एक हिस्ट्री है, फिर एक ग्रीन रूम है, एक रेड रूम है, एक वो जो है सिचुएशन रूम है। ये वाइट हाउस में जो लोग गए उनको, तो ये ब्लू रूम जो है ये वहाँ पर वो खाने का एहतमाम हुआ, डिनर का। लेकिन कोई प्रेस इवेंट भी नहीं था, और उसमें जो है वो ये ओवल ऑफिस में जो रवायती तौर पे इन्होंने चक्कर वक्कर खिलाया उसको पूरा, नेतन्याहू की बड़ी आओ भगत हुई ये सारा। उसके बाद ब्लू रूम में जब खाने की मेज सजी, तो जो वाइट हाउस के जो अच्छा, इन्होंने हैरी ट्रूमन की तस्वीरों लगा दी है। हैरी ट्रूमन जिन्होंने वो न्यूक्लियर बम गिराया था ना, जिस सदर ने जापान पे, तो ये ईरान में जो कुछ हुआ है उसको ये वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको समझते हैं कि ट्रूमन के बाद मैंने सबसे बड़ा हमला किया। ठीक है, उनका ख्याल है तो ठीक है। अच्छा, ये ब्लू रूम में फिर खाने की मेज सजी शाइए की। उस वक्त ये हुआ कि जो वाइट हाउस का जो पूल था उसको इन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाएं। जो नेतन्याहू के साथ इसराइल से मीडिया के लोग गए थे उनको अंदर नहीं बुलाया, वो ये लोग अंदर इनको बुला लिया और इनसे कहा कि आपने कोई सवालात करने हैं तो कर लें। अच्छा, ये बड़ा कम इस तरह से होता है, बहुत ही कम होता है कि जो ब्लू रूम में अशाइये की मेज सजी हो और वहाँ पर सवाल जवाब हो रहे हों। तो वाइट हाउस के पूल को पहले से जो इसराइल का मीडिया था जो नेतन्याहू के साथ ट्रैवल कर रहा था उसने कुछ रोक लिया। अब वाइट हाउस के लोग ही अंदर गए, तो वहाँ पर वो बड़ा प्लेजेंट सा माहौल। ट्रंप भी, क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन से बंदों को अलाउ किया है, कौन से बंदों को अलाउ नहीं किया। अब वहाँ 4-5 जो हैं वो उसको यू टर्न कहें या धमाका खेज बयानात और जो पूरी दुनिया की तारीख जो तलपट करने वाले बयानात, उसमें एक तो ये हुआ कि उनसे पूछा कि जी आप प्रेसिडेंट ट्रंप से, पहले तो ये है कि वो उनसे पूछा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में कहा, तो उन्होंने ये सवाल जो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ज़हीन आदमी इसके बारे में जो जवाब दे सकता है वो तो सामने बैठा है, नेतन्याहू की तरफ इशारा किया। नेतन्याहू की तरफ हम किसी ऐसे रियासत को, किसी मुल्क को नहीं मानते जो फ़लस्तीन के लिए ख़तरा हो, और किसी सूरत फ़लस्तीनियों के पास सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके पास गवर्नेंस भी नहीं होगी। हर हाल में फ़लस्तीनियों की सिक्योरिटी इसराइल अपने पास रखेगा, किसी सूरत सिक्योरिटी किसी और को नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है वो 2-3 अभी ये तो बड़ी एक, अच्छा इसी दौरान उसने वो ख़त निकाला और उसने कहा जी इसराइल की तरफ से हम आपको नोबल इनाम के लिए आपका नाम तजवीज़ करते हैं। अब ट्रम्प जो है वो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो ख़त उन्होंने हैंड ओवर कर दिया कि हम आपको इसराइल की तरफ से नोबल प्राइज़ के लिए हम आपको नामज़द कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा ये तो मानते ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो सवाल हुआ कि जी वो गज़ा के अंदर ये जो बॉस्टन ग्रुप के हवाले से खबरें मीडिया में आ चुकी हैं ना, बॉस्टन ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये सारा मिली भगत जो जिसमें इनके लोग मुलव्विस हैं, CIA कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी सारे लोग,
तो इसके ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से सवाल हुआ। प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा हाँ भाई नेतन्याहू क्या कहते हो। फिर नेतन्याहू शुरू। नेतन्याहू ने कहा कि बात यह है कि ये रफ़ा का जो इलाका है इसमें हम एक इलाके के अंदर धकेलेंगे फ़लस्तीनियों को, और फ़लस्तीनियों को एक इलाके में धकेलेंगे, और जिसने रहना है यहाँ पे रहे और जिसने नहीं रहना वो यहाँ से छोड़ के चला जाए। और हमारी कई मुल्कों से बात चल रही है, कई मुल्कों से बात चल रही है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए मुकम्मल तौर पर। जिसने रहना रहे, जिसने नहीं रहना वो ना रहे, और हमें जो है वो हम यहाँ से जो है वो निकाल देंगे फ़लस्तीनियों को। और कई मुल्कों से बात चल रही है, मुल्क ले लेंगे और ये ले लेंगे। अच्छा अब ये बहुत बड़ा धचका। अच्छा यहाँ पर एक बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, बल्कि एक और बात भी हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साथ ही ये भी कह दिया कि वो यूक्रेन में बड़े मजालिम हो रहे हैं। यूक्रेन से खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की जो है वो काफ़ी वहाँ पे मसाइल हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं और वहाँ पे काफ़ी हमले हो रहे हैं। कोई 1035 बंदा यूक्रेन के फ़ौजी मार दिए हैं रशिया ने पिछले 24 घंटों में। तो ये इतलात वहाँ आ रही होंगी। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ऐसा है कि यूक्रेन को भी असला हम देने जा रहे हैं दोबारा। अभी दूसरा पटाखा जी। ये दूसरा पटाखा, पहला तो ये है कि वो गज़ा के हवाले से, ठीक है, यानी या वो कहाँ वो सीज़ फायर का ऐलान होना था, कहाँ ये कि जी वो गज़ा से लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नेतन्याहू बोल रहा है ये वो सारा वो अभी धोखा है, ये साजिश है, ये बड़ी जंगें हैं, ये क्या है। अच्छा जब ये सारा मामला हो रहा था ये मामला सारा, तो साथ ही जनाब ये हुआ कि वहाँ पर नज़ा यहूदा करके एक ब्रिगेड है इस्राएल की फ़ौज में। ये उनकी सबसे, आप समझ लें कि ये इसको एलीट भी नहीं कहना चाहिए, इसको समझें कि जिसको वो सबसे मुकद्दस समझते हैं, अपने मज़हब में सबसे मुकद्दस समझते हैं। ये बड़ी सख्ती से जो सहूनियत है उस पर ये अमल करते हैं। और ये जब बनी थी, ये ब्रिगेड बनी थी, तो इसमें सिर्फ 30 लोग, इतने सख्त इसके असूल हैं कि इसमें 30 सिर्फ लोग इसमें भर्ती हुए थे 99 के अंदर गालिबन। और अब इसमें कोई 1000 लोग हैं। इसमें बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा इसको अल्ट्रा जो आप कहें कि ज़ायनिस्ट या राइट विंगर्स या जो भी कहें, और कई मौक़ों पे तो ऐसा हुआ कि इनके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात हुई। इन्होंने ये जो हैं ये इतने इन्होंने शदीद मज़ालिम किए फ़लस्तीनियों पे, टॉर्चर, और उससे बहुत जब होता है ना कि बच्चों को मारना है और खालें उतारनी है लोगों की और औरतों के साथ जुल्म, तो उस वक्त फिर ये जो है ये इनकी ब्रिगेड सामने आती है नज़ा यहूदा करके। और उसका एक एक जो बंदा है वो बड़ा इनके लिए कीमती, आम फ़ौजियों से ज़्यादा इनको। ख़बर आई जनाब कि गज़ा के अंदर 5 बंदे फ़ौजी जो हैं इस ब्रिगेड के वो मार दिए हैं हमास ने। और उनके तर्जुमान ने ऐलान किया है कि हम इसमें मज़ीद, अभी हमारी कार्रवाइयाँ मज़ीद जो है वो जारी हैं। और मतलब ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं, मतलब उड़ा दिया इनको, 5 को उन्होंने उड़ा दिया। और उन्होंने कहा कि ये बाकी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारी ज़द पे, अगर हम इनको मार सकते हैं एलिटिस्ट, तो बाकियों को। अब जनाब खाना चल रहा है, बातें हो रही हैं, ठीक है। साथ ही दूसरी खबर आई। दूसरी खबर ये आई कि हुतीज़ ने एक जहाज़ पर अटैक किया और उस जहाज़ पे उन्होंने जो अटैक किया हुतीज़ ने, तो उस जहाज़ पे अटैक करके जो MV एटेनरी सी के नाम से जो जहाज़ बहर अहमर से गुजर रहा था, उस पर लाइबेरिया या मुख्तलिफ, लेकिन ये लिंक्स इसराइल की साथ, उस जहाज़ पे उन्होंने अटैक कर दिया है हुतीज़ ने ड्रोन से और मिज़ाइल से, और उस पर हमले के कम से कम 2 लोग उस पर मारे गए हैं।
अच्छा जी, अब ये खबरें आ रही होंगी कि मीटिंग मार्को रूबियो से भी चल रही है, स्टीव विथकॉफ से भी। उसके बाद जनाब दूसरी खबर आई थोड़ी देर में, ये मुलाकात के दौरान ही खबरें आ रही हैं सारी, हालात देखें कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी खबर ये आई कि जनाब हूतीज ने दूसरे जहाज पर अटैक किया है। ठीक है जी, दूसरे जहाज से भी कर दिए, दूसरे जहाज से भी कर दिए, और दूसरे जहाज पे कर दिए, और लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला ज़रा गड़बड़ है। वो मैजिक सीज है उस जहाज का नाम। अटैक कर दिए और जहाज को डुबो दिए, बहरी जहाज को पानी में डुबो दिया हूतीज ने। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ 18th, अगर हम कोट करें ना, मैरीन इनसाइट कार्गो शिप मैरीन सीन सिंक्स इन रेड सी आफ्टर एक्सप्लोसिव अटैक बाय हूतीज। 18th हम कोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैजिक सीज को, ये हुतीज की साइट है इल्का न्यूज़, यमन अनाउंसेस 20th फुल सिंकिंग ऑफ मैजिक सीज इन रेड सी। तो मैजिक सी को डुबो दिया, और साथ ही जो 15 स्लाइड है जो उनकी मैरीटाइम जी कैप्टन, 2 क्रू डेड इन कंटिन्यूस अटैक्स ऑन MV इटनली सी इन रेड सी। तो रेड सी जो है वो बिल्कुल वहाँ पे जो है उसमें हंगामे क्या, वो एक क्यास पूरा मुकम्मल तौर पे। अच्छा, ये जो है ये सारा उस वक्त चल रहा था जब वहाँ पे, और साथ ही जो मैंने आपसे कहा ना, हमास के तर्जुमान जो अबू उबैदा, उसने आके कहा कि ये जो 5 बंदे हमने मारे हैं और बाकी जितने लोग हैं वो हमारे निशाने पे।